नमस्कार दोस्तों, मिक्स्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट 3 ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग अगर डिवाइड करते हैं इस वर्ड को, तो इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, तो इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और उसी से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस इसको कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। यानी कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जब होते रहता है तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होता है और उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो आप लोग को यह लग रहा होगा कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है और हम लोग ऐसा वर्ड यूज करते रहेंगे। तो देखिए, हम लोग को 11 में पढ़ना था डेल जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना था। अगर डेल जी निगेटिव है तो यह एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का। अगर डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है तो यह नॉन स्पॉन्टेनियस का है। अगर डेल जी 0 है तो यह इक्विलिब्रियम का है, यानी कि ना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और ना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहा है। जितना रिएक्टेंट का इंटर कर रहा है रिएक्शन में, उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, याद सिर्फ रखना, स्पॉन्टेनियस में निगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस में पॉजिटिव और इक्विलिब्रियम में 0। अब आगे बढ़ते हैं। 9 या 10 में हम लोग को पढ़ना यह था कि अगर कोई यह कंडक्टर है, उसका कुछ लेंथ होगा और यह जो है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा, तो रेजिस्टेंस जो रहता था वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ का रहता है। यह कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ का, लेकिन रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ए का। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देंगे, इसको रो एल बाई ए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आर इजिकल टू रो टाइम्स ऑफ एल बाई ए। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, इसको रेजिस्टेंस, इसको लेंथ और इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। अब इसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि 1/r इजिकल टू 1/रो इंटू ए बाई एल। ठीक है, जहाँ पर एल जो है वह डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है। अगर किसी भी कंटेनर में, अगर हम लोग ये कंटेनर है, दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और इसमें कुछ सॉल्यूशन है, मान लेते हैं Na+Cl- है, जो कि NaCl डिजोल्व किए थे, तो यह आयंस में टूट गया था। और सॉल्वेंट हम लोग वाटर ले लेते हैं, वाटर सॉल्यूशन है, वाटर और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो जो एल है वह डिस्टेंस है लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और ए जो है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है। तो अगर हम लोग 1/रो को ऐसे ही छोड़ दें, तो यह हो जाएगा 1/r इंटू L/A। ठीक है। तो L/A है, उसी को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। इसको बोलेंगे 1/r हो गया, तो यह रेजिस्टेंस का अपोजिट हो गया, यानी कि कंडक्टेंस हो जाएगा। इसको बोलेंगे कंडक्टेंस। इसका यूनिट होता है महो। ओम का रेजिस्टेंस का ओम होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो कंडक्टेंस का यूनिट उल्टा हो जाएगा महो, या फिर सीमेन भी होता है, SIEMEN, सीमेन भी बोलेंगे, महो भी बोलेंगे।
तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग सीमेन ही बोलेंगे। अब देखिए वन बाई रो, जिसको रेजिस्टिविटी हम लोग बोलते थे सिर्फ रो को, यहाँ पर वन बाई रो हो गया, यानी कि रेजिस्टिविटी का अपोजिट हो गया, यानी कि यह कंडक्टिविटी कहलाएगा। और कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कप्पा। कप्पा को के से कुछ ऐसे के टाइप डिनोट करते हैं। इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे कंडक्टिविटी को, और कंडक्टिविटी का यूनिट रहेगा कप्पा। अब देखिए यह हो गया कंडक्टेंस और यह हो गया सेल कांस्टेंट, LYA पूरा को सेल कांस्टेंट बोलेंगे। इससे न्यूमेरिकल भी आता है कि अगर बोल देगा ऐसे कि कंडक्टेंस दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट निकालिए जब कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से यूज कर लेंगे। अब देखते हैं कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो देखिए कंडक्टिविटी है, यानी कि कंडक्टिविटी हम लोग अभी पढ़े कि कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, तो कंडक्टेंस का महो इंटू सेल कांस्टेंट LYA था, तो ये महो हो गया, एल का मीटर हो गया या फिर सेंटीमीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर 1 मीटर से 1 मीटर। महो को हम लोग सीमेन भी तो बोल सकते हैं, सीमेन इंटू मीटर इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो यही कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा सीमेन पर मीटर या फिर सीमेन पर सेंटीमीटर। सीमेन को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, एस पर मीटर और एस पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी की मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। कि जैसे कि कंडक्टेंस कब बोल सकते हैं? जब लेंथ जो हो वह यूनिट हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हो वह भी यूनिट हो, तभी हम लोग पूरे कंडक्टिविटी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला होता है κ/C, यानी कि कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी। कंसंट्रेशन मतलब हम लोग को मोलरिटी समझना है। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा का भी यूनिट देखें साइमन पर मीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर। अब नीचे देखेंगे कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर। तो यहाँ पर देखिए साइमन पर मीटर और लीटर को मीटर क्यूब में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, या वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा डिवाइडेड बाय मोल। अब मीटर क्यूब है और मीटर इनवर्स है, तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। तो 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल यानी कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे कितना है? 2 है, 2 बार गुना किया गया है, तो 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा। ठीक है, अब देखिए मोलर, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये सब जितना यूनिट बता रहे हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता है, पूछेगा नहीं लेकिन अगर इनडायरेक्टली वे में अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने में, तो यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि लीटर में है तो वह यूनिट दे दिया है कि लीटर है तो इतना लीटर इज इक्वल टू इतना मीटर की, वो आपको कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू κ/C। अब हम लोग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू देख चुके हैं, कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी, और मोलरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम डिवाइडेड रहेगा, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम 1 मोल की बात करेंगे फॉर 1 मोल, तो यानी कि के κ/V हो जाएगा। तो देखिए अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है यानी कि सॉल्वेंट बढ़ रहा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है यानी कि डाइल्यूशन हो रहा है। तो इस केस में डाइल्यूशन हो रहा है तो पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा ना।
अगर पूरा पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि ये बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। यह हम ऐसे देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये NaCl सॉल्यूशन है और ये वाटर है, ये वाटर है। अगर NaCl सॉल्यूशन को कंसनट्रेशन में अगर हम लोग कंसनट्रेशन NaCl का डिक्रीज करें या फिर इसमें पानी मिलाए और भी पानी ज़्यादा मात्रा में मिलाए यानी कि डाइल्यूट कर रहे हैं यानी कि इसका टोटल वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, इसका टोटल वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। अगर टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है। मोलर कंडक्टिविटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। तो अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है पर यूनिट वॉल्यूम वह डिक्रीज करेगा। जैसे Na+Cl Cl माइनस सॉल्यूशन को देखें तो इसमें वाटर भर रहे हैं तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, Na+C और Cl माइनस का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रह रहा है। यानी कि ये हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कौन कैरी करता है, तो आयंस कैरी करता है। अगर आयंस का ही कंसंट्रेशन डिक्रीज है तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन करेगा, यानी कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कोहलरस लॉ देखेंगे। कोहलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इसका पूरा नाम है। तो इससे पहले इस लॉ को पहले डिटरमाइन करने से पहले या फिर इंट्रोडक्शन जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो दोस्तों, कोहलरस एक साइंटिस्ट थे जो वह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो सोडियम हाइलाइड यानी कि कोई हाइड्रोजन फैमिली का ग्रुप है, एलिमेंट है, और एक पोटेशियम हाइलाइड है। तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके कारण से जो दोनों जो है वह नियरली बराबर आ रहा था, सेम आ रहा था। तो इसी कारण से वह एक लॉ दिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको लॉ को बोलते हैं कोहलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए है। तो पहले यह जान लेते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। देखिए, हमने आपको बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है κ/c। ठीक है, तो जब C कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो यानी कि बहुत ही डाइल्यूट है वह सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, नियरली जीरो के बराबर है। तो हम लोग यह जानते हैं कि किसी भी डिनोमिनेटर में, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर जीरो हो या जीरो के अप्रोच हो तो वह नियरली इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो इनफाइनाइट है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर या तो इनफाइनाइट बोल देंगे या फिर यहाँ पर जीरो लगा देंगे। तो इसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको κ/c से डिनोट करते हैं। C अप्रोचेज टू जीरो, यही लिखा हुआ है कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वह एक प्रकार का मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक ना। लेकिन हर एक मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक स्पेशल केस है मोलर कंडक्टिविटी का। कब? तब वह जब कंसंट्रेशन जो है वह जीरो के अप्रोच हो। इसमें एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं अभी ही, मतलब रिवाइज कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पर अल्फा जो है वह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट C∝² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। हालांकि इन दोनों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे होता है, ये कैसे आता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू इतना कैसे आता है, ठीक है। तो यह हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं कि कोहलरस लॉ का डिफिनेशन देखते हैं, यह क्या लॉ बताता है। तो यह बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। देखिए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहा है NaCl और इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है NaCl का, तो यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा Na+, जो कि कैटायन बोलते हैं। कैटायन किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और जो निगेटिव चार्ज कंटेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं अनायन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na+ जितना कंटेन करेगा और जितना Cl- कंटेन करेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और दोनों को जो सम करेंगे और जो वैल्यू हमको मिलेगा वह पूरा हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl का। हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर हम लोग को बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 एंड MgSO4। ठीक है, तो CaCl2 को देखते हैं, CaCl2 और MgSO4। तो पहले तो हम लोग को तोड़ना आना चाहिए कि इस इलेक्ट्रोलाइट को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो इसको Ca+2 से ब्रेक करेंगे। Ca कैल्शियम का होता है +2 वैलेंसी, और क्लोरीन का माइनस होता है। कितना क्लोरीन है? तो 2 क्लोरीन है। ठीक है, ये इसको तोड़ दिए। अब Mg+ और प्लस SO4- तोड़ दिए। ठीक है, अब Ca+ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 और MgSO4। अब CaCl2 को Ca+2 का कितना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है? तो बुक में दिया हुआ है 119। ठीक है, अब Cl- का कितना होता है? तो 2 टाइम्स ऑफ Cl- यानी कि 76.3। अब इन दोनों को गुना करके जोड़ करके जितना वैल्यू आएगा वही मेरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा CaCl2 का। सिमिलरली Mg+ और SO4- का देखेंगे, तो Mg+ का होता है Mg+2 का होता है Mg+2 SO4- सॉरी Mg+2 और SO4- तो Mg+2 का होता है 106 होता है। ठीक है, और SO4- का 160 होता है। या वैल्यू बुक में दिया हुआ रहेगा, या फिर क्वेश्चन अगर दिया है तो वही गिवन करके या वैल्यू दिया हुआ रहेगा। सिंपली हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी को भी निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक ही रीज़न है कि वह उसको इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग आराम से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसी तरह से जैसे अभी हम निकाले वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 122। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है NCERT टेक्स्ट बुक में। देखिए, बोला है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00 इतना मोल पर लीटर एसिटिक एसिड जितना। ठीक है, कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हम लोग अभी जान रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है K/C। अब कंसंट्रेशन दे दिया है 0.001028 मोल पर लीटर दे दिया है कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी। अब कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी दे दिया 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। अब देखिए 1 लीटर वाला जो लीटर पर लीटर है वह तो ऊपर जाएगा 1 लीटर में। अब 1 लीटर वाला हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब सेंटीमीटर क्यूब में क्यों बदले? क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन जो करेंगे, कैलकुलेशन करके मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं कुछ वैल्यू आएगा, अभी तो मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। अब देखिए लिमिट, अगर क्वेश्चन यह कह रहा है कि कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इसको कैलकुलेट हमको करना है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को अल्फ़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है। अल्फ़ा कब आएगा? जब मोलर कंडक्टिविटी हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग तो इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर लिए, और यहाँ पर हम लोग मान लिए कि अभी x है। हालांकि इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ये यहाँ पर आंसर कुछ आएगा, और यही जो होगा वो मोलर कंडक्टिविटी होगा। और अल्फा इजिकल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया हो? 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 390.5। और यहाँ पर x
जो वैल्यू आएगा वहाँ पर यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा इज इक्वल टू निकाल ले रहे हैं, अल्फ़ा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग को बोल रहा है निकालने के लिए, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा तो हम लोग डिटरमाइन कर ही लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर कंसंट्रेशन हम लोग को दिया हुआ है ही। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स था जो कि एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, आप देख करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब आयंस को ब्रेक करने के लिए ये सब जो है वह इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि कौन कौन से आयंस है, कैसे कैसे ब्रेक किया जाता है। अगर यहाँ पर दे दिया CaCl2, लेकिन हमेशा नहीं ना है, हमेशा नाम भी तो दे सकता है कि पोटेशियम नाइट्रेट का निकालिए, पोटेशियम नाइट्राइट का निकालिए। तो अगर हम लोग वैलेंसी उसका जान रहे हैं, आयंस में डिफरेंस हम लोग को पता है, तब हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर देख रहे हैं NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, NO2 माइनस नाइट्राइट आयन, SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन, SO3 माइनस 2 सल्फाइट आयन। तो यह हम शुरू से अंत तक देख लेते हैं। देखिए ये सब NO4 माइनस 2, इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर दे देंगे। अब देखिए एक लॉ है, उसको ज़रूर मेमोराइज कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग का लॉ है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यह ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है जो वह बताता है रिलेशन किस में, तो यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, यह स्क्वायर रूट है तब कंसंट्रेशन में है। ठीक है, तो इस लॉ के अनुसार, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनुसार यह करता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट होगा, या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वह इंक्रीज करेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वह अगर डिक्रीज करता है तो इंक्रीज करेगा, और अगर इंक्रीज करता है तो डिक्रीज करेगा। तो यही बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन में। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज है यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज है, काहे कि क्योंकि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों अपोजिट है। तो यही है, यही याद रखना ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में। और यह लॉ जो है वह सिर्फ एप्लीकेबल है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जितना भी फर्स्ट ग्रुप का जो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है वह सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आता है। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या क्या वेरिएशन होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ले, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। तो इसको रिलेशन को बताने में एक इक्वेशन होता है, जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A√C। ठीक है, तो यह जो इक्वेशन है इसको हक्कल डेवाय ऑन सागर इक्वेशन भी कहते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन में रिलेशन बताता है। उस इक्वेशन को हम लोग हक्कल डेवाय ऑन सागर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और जो ए है वह कांस्टेंट है, वह डिफरेंट होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट रहे तो उसका ए का वैल्यू जो है वह सेम होगा, डिफरेंट रहा तो डिफरेंट होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स कितने प्रकार का होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो K+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Li+Cl माइनस। तो देख रहे हैं कि K+ यहाँ पर कैटायन भी उतना ही है, अनायन भी उतना ही है, तो 1 टाइप हो गया, मतलब दोनों का वैलेंसी 1 है तो 1 टाइप। इसको हम लोग यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब Mg+2 और Cl2 माइनस देखते हैं।
CaCl2 देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे Ca+2 है, यहाँ +2 इसका वैलेंसी है, इसका -1 वैलेंसी है। तो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो 2 1 टाइप यानी कि बाई इनवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। और सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट और MgSO4 दोनों का 2 है, तो 2 टाइप बाई बाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं, हम लोग अभी अभी पढ़े कि मोलर कंडक्टिविटी इजिकल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी -a√c। तो अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को -a√c प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे प्लॉट दिए हैं, सिर्फ -a√c को आगे कर दिए हैं और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को वैसे ही छोड़ दिया है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में यह पढ़ते हैं कि जनरल इक्वेशन यह होता है y इजिकल टू mx + c, जहाँ पर m जो होता है वह स्लोप होता है और x वैल्यू होता है x, और c जो होता है वह कांस्टेंट होता है या इंटरसेप्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaCl अगर लेते हैं, ठीक है, NaCl अगर, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि देखिए यह मोलर कंडक्टिविटी हो गया जो कि यह बाई एक्सिस पर डिनोट कर रहा है, यह कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, यह x के रूप में यह √c काम कर रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी के रूप में यह बाई काम कर रहा है, सॉरी बाई के रूप में मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ कंसंट्रेशन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वह इंटरसेप्ट बताएगा, ठीक है। तो स्लोप जो है वो -a है, स्लोप -a है यानी कि निगेटिव है, यानी कि निगेटिव जो है वह डिक्रीज करता है, वैल्यू जो है मोलर कंडक्टिविटी का डिक्रीज करेगा, इंटरसेप्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वह कटिंग पॉइंट पर डिनोट करेगा, ठीक है। √c इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ इधर अपोजिट होता है, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में रिलेशन अपोजिट होता है, जहाँ पर √c कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा, अगर उधर अपोजिट जाए तब इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन, इसी डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ही इंक्रीज करेगा, डाइल्यूशन नहीं। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यह जो है वह कट करेगा इस मोलर कंडक्टिविटी को एक पॉइंट पर Na+Cl- और इंटरसेप्ट पर, और इसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका यही लिमिटेशंस है। लेकिन अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH ले लेंगे यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लेंगे, तो यह वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वह लोअर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन पर यानी कि एट अ कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, तो इस कंडीशन पर यह जो है वह स्टिपली यानी कि सीधा सीढ़ी नुमा आकार जैसा वह इंक्रीज करेगा और यह इंटरसेप्ट फॉर्म को नहीं कट करेगा। तो यह जो है वह ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रहता है कि एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशंस, देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एप्लीकेशंस तो यही है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दे दिया CH3COH, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, CH3CO- + H+, ठीक है। अब देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड का, देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं Na+ + Cl-, ठीक है। अब HCl को हम लोग तोड़ सकते हैं H+ + Cl-। अगर आपको वैल्यू पूछ रहा है कि CH3COO Na का वैल्यू बताइए और इसका कुछ दिया हुआ है, जैसे कि इसका मान लीजिए 119.0 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान लीजिए 110 दिया हुआ है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, इसका 50 दिया हुआ है साइमन मीटर पर स्क्वायर मोल। अब CH3CONA का कैसे निकालेंगे, अगर इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, तो देखिए CH3CO और Na ये दोनों कॉमन है और Cl और H जो है वह हमको निकालना है। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें और थर्ड इक्वेशन को घटा दें, तो क्या हम लोग यह नहीं पालेंगे, देखिए CH3COH CO- +
H प्लस प्लस Na प्लस प्लस Cl माइनस और माइनस H प्लस और फिर माइनस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस से Cl माइनस H प्लस कट जाएगा। अब यह CH3CO और Na बच जाएगा, CH3CO और Na बच जाएगा। ठीक है, तो 119 इसका 119 110 और 50 इन लोग को ऐड कर देंगे, 119 प्लस 110 माइनस 50 और जो वैल्यू आएगा वह मेरा रहेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONA। तो इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग को कैलकुलेशन करना रहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए हम लोग पढ़े थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, Ha उसको हम लोग सिंपल ऐसे तोड़ सकते हैं H प्लस प्लस A माइनस। इसका कंसंट्रेशन अभी 0 है, लेकिन इसका इसका कंसंट्रेशन अभी कुछ है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अभी कुछ है, लेकिन इसका और इसका 0 है। अब देखिए कुछ समय बाद जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इसका कंसंट्रेशन कुछ कमेगा और इसका कुछ बढ़ेगा, तो यह C अल्फ़ा C अल्फ़ा है। ठीक है, तो इसका जितना यह इंक्रीज करेगा उसमें तो यह डिक्रीज करेगा, तो यह C माइनस C अल्फ़ा इधर हो जाएगा। हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट यह जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम लोग जानते हैं शुरू से 11 क्लास से ही। ठीक है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो C² अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। अब इसको C माइनस C अल्फ़ा को आपस में डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, C कॉमन निकालेंगे, C से C डिवाइड कर देंगे तो C अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है वह टेंड्स टू 1 नियरली 1 के बराबर होगा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वह C अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब C अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा तो 1 के बराबर हो गया। तो अब इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हो गया वह C अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर हो गया। अब अल्फ़ा यानी कि यहाँ अल्फ़ा को यहाँ करेंगे तो रूट अंडर डिसोसिएशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यह हम लोग को आ गया। अब K इजिकल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से हम लोग इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग K इजिकल टू C अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फ़ा इजिकल टू हम लोग जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी, अल्फ़ा इजिकल टू हम लोग जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे मोलर कंडक्टिविटी बटा डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब एक और केस बनता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में 1 माइनस अल्फ़ा टेंड्स टू 1 तो नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा C इंटू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी बटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये था आज का जो भी टॉपिक कवर हुआ है वह सब न्यूमेरिकल पार्ट्स कवर हुआ है। अगले लेक्चर में आप लोग को न्यूमेरिकल जो ई सेल्स है, ई नॉट सेल कैसे फाइंड करते हैं ये सब सिखाएंगे। ठीक है, और कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स जो कि बहुत सारे सेल्स रहते हैं, गैल्वेनिक सेल्स, डैनियल सेल, फ्यूल सेल्स, ये सब का इक्वेशंस और थ्योरी जो है वह डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।